मेरे शौहर दिलशाद एक निजी हॉस्पिटल में डिस्पेंसर की नौकरी किया करते थे। हम दोनों ने बहुत मेहनत की और पाई पाई जोड़कर एक घर खरीद लिया, जिसको हम जन्नत नजीर बनाने की ख्वाहिश रखते थे। मेरा छोटा बेटा हैमर उस वक्त तकरीबन 6 माह का था। हम जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। ये घर दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन शहर से थोड़ा दूर था। ये इलाका कदरे सुनसान था, मगर आसपास में कुछ और लोग भी रहा करते थे। हमारे हमसायों में एक पठान फैमिली भी रहा करती थी, जो कि हमारी कॉलोनी में बनी हुई फैक्ट्री से थोड़ा ही आगे था। इस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने इस सोसाइटी में एक फैक्ट्री भी बना रखी थी, जहां पर यहाँ के रिहायशी दिन और रात को काम किया करते थे। ये कहना दुरुस्त होगा कि इस कॉलोनी में तकरीबन गरीब लोग ही आबाद थे, जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला करते थे। उस रात हम देर तक सामान घर में शिफ्ट करते रहे और रात गए सोए। सुबह होते ही हमने फिर से काम करना शुरू कर दिया। मेरे शौहर उठे और घर से बाहर नाश्ता लेने के लिए चले गए। उन्होंने जाते हुए मुझे ताकीद की कि घर के दरवाजे को बंद रखो। सो मैं जैसे ही दरवाजा बंद करके वापस हाल कमरे की जानिब लौटी तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि हाल कमरे में 3 ईंटें रखी हुई थी और वो इस तरह से रखी थी कि जैसे यहाँ किसी ने चूल्हा बनाकर आग सुलगाई हो। लेकिन दिलशाद के मुताबिक तो ये घर बिल्कुल ही नया था और हमसे पहले यहाँ कोई भी न रहता था। तो आखिर ये ईंटें कहाँ से आईं और इस घर में आग किसने जलाई? खैर, मैंने इस ख्याल को झटका और अपने काम को लग गई। तकरीबन 2-3 दिन तक हम घर की सेटिंग करते रहे और आखिरकार ये काम खत्म हुआ और अब हम बड़े खुशी खुशी यहाँ रहने लगे थे। पहले पहल तो कोई ऐसा वैसा वाकया रूनुमा ना हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर में मुख्तलिफ अजीबो गरीब वाकयात ने होना जन्म ले लिया। नए घर में शिफ्ट होने के बाद मैंने अपने शौहर से नया कारपेट लेने की फरमाइश की, क्योंकि हमारा पहला टारगेट अपने कमरे को सजाना था। इसलिए मैंने वहां एक फ्रिज रखवा दी और फर्श पर भी कारपेट लगवा दिया। अपने कमरे को मुकम्मल तौर पर सेट करने के बाद अब मेरी तवज्जो हाल कमरे की जानिब थी, क्योंकि ये कारपेट ना होने की वजह से थोड़ा बहुत अजीब लगा करता था। इसलिए मैंने दिलशाद से हाल कमरे की कारपेट लाने को कहा। उस दिन दिलशाद कमरे में बैठे हुए चाय पी रहे थे कि मैं घबराती हुई उनसे मुखातिब हुई, क्योंकि वो पहले भी बहुत खर्चा कर चुके थे। मुझे उम्मीद ना थी कि वो आज मेरी बात मान जाएंगे। अजी सुनते हैं, वो हाल कमरा देखे ना कितना बुरा लग रहा है। अगर यहाँ पे भी कारपेट बिछवा दें तो हमारा घर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और आने जाने वाले लोगों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मेहरबानी करके यहाँ भी कारपेट लगवा दें। मैं घबराती हुई अपने शौहर के पास बैठ गई और वो एक लम्हे के लिए सीरियस हो गए। कहती तो तुम ठीक हो, चलो तुम्हें लगवा ही देते हैं, क्या याद करोगी? इतना कहकर उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखा और मार्केट के लिए निकल गए। आज मैं बहुत खुश थी कि मेरा घर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होता जा रहा था, लेकिन जब तक दिलशाद वापस आते तो मुझे घर की सिमटी हुई चीजों को इकट्ठा करना था और फर्श को भी धोना था। लिहाजा मैंने जल्दी जल्दी चीजें समेटी और हाल कमरे का फर्श साफ करने लगी। मैं एक बड़ी सी बाल्टी लाई और उसमें पोंछा डिबोकर हाल कमरे के फर्श को साफ करने लगी। लेकिन ये क्या, मैं जैसे जैसे फर्श पर पोंछा लगा रही थी, फर्श साफ होने की बजाय खराब होता जा रहा था। मैंने बड़ी हैरत से पोंछे को देखा, लेकिन वो तो बिल्कुल साफ सुथरा था और मैं अभी अभी उसमें सर्फ डालकर लाई थी। खैर, मैंने इसे अपना वहम समझा और दोबारा साफ करने लगी। मैंने तकरीबन 10 मिनट के अंदर पूरा हाल कमरा रेडी कर दिया था और जल्दी से बाल्टी और पोंछा संभालकर वॉशरूम की जानिब चली गई। मैं जैसे ही वॉशरूम से वापस आई तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। ये क्या, हाल कमरे में हर जगह खून ही खून था। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने सर्फ वाला पानी नहीं, किसी के खून में पोंछा डुबाकर पूरे घर को आलूदा कर दिया हो। ये मंजर मेरे लिए इंतहाई खौफनाक था। न जाने एक के बाद दीगरे मेरे मुंह से कई खौफनाक चीखें निकल गईं और मुझ पे जैसे सख्ता सा तारी हो गया। इतने में दिलशाद भी घर आ गए। शायद उन्होंने मेरी चीख बाहर से ही सुन ली थी। वो दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए और फौरन ही सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखने लगे। क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो? और मैंने डरते डरते फर्श की जानिब इशारा किया। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये थी कि जैसे ही मेरे शौहर ने फर्श की जानिब देखा, फर्श एकदम से साफ हो गया। वहां पे अब कोई भी खून का दाग मौजूद ना था और ना ही वो स्मेल आ रही थी। फर्श पर कुछ ना पाकर
दिलशाद मुझसे नाराज होने लगे। अरे बावली, क्या हुआ? क्या है फर्श पर? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो दिलशाद, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ खून ही खून था। मैंने फर्श साफ करने के लिए जो पोछा इस्तेमाल किया उसमें पानी नहीं बल्कि खून था, जो देखते ही देखते पूरे हाल कमरे में फैल गया था। अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा भी भला मुमकिन है कि तुम सर्फ वाला पोछा मारो और वो खून बन जाए? लगता है रात बहुत देर काम करने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो जल्दी करो, अभी थोड़ी देर में कारपेट लगाने वाले आ जाएंगे। मुझे ये सारा काम जल्दी खत्म करना है और नाइट की शिफ्ट में काम पर भी जाना है। इतना कहकर वो कमरे में चले गए और मैं हैरानी भरी नजरों से वहां हाल कमरे में खड़ी रही। इस वाकये को मेरे शौहर ने जरा भी अहमियत न दी थी। खैर, दिन गुजरते गए और हम अपने घर में आहिस्ता आहिस्ता मशगूल हो गए। कुछ दिनों बाद दिलशाद की ड्यूटी चेंज हुई और अब वो दिन की शिफ्ट में काम करने लगे थे। वो सुबह सवेरे काम पर चले जाते और रात देर गए घर आते। घर पर हो जाने वाले ज्यादा खर्च की वजह से अब वो ओवर टाइम भी लगा रहे थे। एक दिन दोपहर के वक्त मैं अहमर को सुलाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे किचन की छत से कोई छिपकली नुमा चीज गिरी है। मैं अपने कपड़ों को झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। ये कोई सब्ज रंग का फफूंदी लगा हाथ था जो शायद किसी इंसान का था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उस हाथ ने फौरन ही मेरे मुंह को दबोच लिया। खौफ के मारे एकदम मेरी आवाज बंद हो गई और मैं कांपने लगी, लेकिन वो हाथ अभी तक मेरे मुंह से चिपका हुआ था। घर में कोई भी न था। एक छोटा सा बेटा था जो कि अभी अपने पालने में नींद कर रहा था। ऊपर खुदा की जात और नीचे मैं अपने घर में बिल्कुल तनहा थी। उस हाथ से इस कदर गंदी और सड़ी हुई बदबू आ रही थी कि मैं चंद ही लम्हों में बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो शायद ये रात का वक्त था। मेरे शौहर मेरे सिराने ही मौजूद थे और मेरे बेटे अहमर को दूध का फीडर पिला रहे थे। मैंने आज होने वाला तमाम वाकया उनके गोश गुजार कर दिया। मेरी ये बात सुनकर वो पहले तो मुस्कुराए, लेकिन इस गैर मामूली वाकये ने अब उन्हें भी परेशान करके रख दिया था। अगली सुबह वो पठान फैमिली जो कि हमारे हमसाए थे हमारे घर आ गए। हमने उनकी खूब खातिर मदारत की। शाम को उनके जाने के बाद मेरे शौहर ने अपनी बहन को फोन किया जो बेचारी बेवा थी, ताकि वो कुछ दिन हमारे घर में रहे। बस अगले ही दिन नाहिद बाजी हमारे घर आ गई और मैं उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। सुबह होते ही दिलशाद अपने काम पर चले जाते और मैं सारा दिन नाहिद बाजी के साथ गप्पे लगाती। अब कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ था, क्योंकि नाहिद बाजी के आने के बाद घर में एक चुप सी हो गई थी। वो एक बहुत दीनदार और नेक औरत थी। वो हर वक्त बावजू रहा करती थी और अक्सर औकात तो उनका कुरान पढ़ने में ही गुजरता था। हमने उन्हें एक अलग कमरा दे दिया था जिसमें वो तकरीबन पूरी रात ही इबादत किया करते थी। एक रात मैं सोई हुई थी कि अचानक मेरे कानों में नाहिद बाजी की चीखों की आवाज आई। मैं फौरन ही अपने बेड से हड़बड़ाकर उठ बैठी और नाहिद बाजी के कमरे की जानिब भागी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो नाहिद बाजी ऊंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई थी और उनके जिस्म में कोई हरकत ना हो रही थी। दिलशाद और मैं उन्हें फौरन ही हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक आने की वजह से अब ये इस दुनिया से कूच कर गई हैं। उस रात नाहिद बाजी की चीखों से मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो घबराई हुई थी, या शायद उन्होंने कुछ ऐसी ही खौफनाक चीज देख ली थी जैसा कि उस दिन मैंने देखी थी। क्योंकि जिस वक्त हमने नाहिद बाजी को गुस्ल दिया तो उनकी गर्दन पर किसी की उंगलियों के निशानात थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो निशानात खुद ब खुद ही गायब हो गए थे। मैंने अपने शौहर दिलशाद को भी इस बारे में बताया तो वो भी परेशान हो गए। जल्द ही दिलशाद अपने साथ किसी मौलवी को घर ले आए। आपी की तदफीन से फारिग होने के बाद मेरे शौहर एक मौलवी साहब को अपने साथ घर ले आए और घर का हिसाब कराया। मौलवी साहब ने हमें यह बताया कि इस घर में जिनों के 2 खानदान आबाद हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं। खैर, जल्द ही उन्होंने हमारे किचन और कमरे के दरमियान एक हिसार खींच दिया और हमें यह तंबीह की कि किचन के साथ वाला कमरा तुम जिन्नात के लिए वक्फ कर दो, नहीं तो वो तुम्हें यहाँ हरगिज ना रहने देंगे। उनकी ये बात सुनकर मैं शदीद खौफजदा हुई, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे। इतनी मेहनत और मुशक्कत के बावजूद हम एक छोटा सा घर अफोर्ड कर पाए थे, अब यहाँ भी जिन्नों का मसला। खैर, चारों न चार हम वहां रहने लगे और मौलवी साहब ने उस दिन किचन और दूसरे कमरे को ताला लगा दिया। अब हम दोनों मियाँ बीवी एक ही कमरे में जिंदगी गुजारने लगे। जैसे ही दिलशाद घर से बाहर निकलते तो खौफ मुझे आ घेरता
और नाहीद बाजी की चीखें मेरे कानों में गूंजने लगती। तकरीबन 6 माह हमने इस घर में बड़ी मुश्किल से गुजारे। जल्द ही मेरे शौहर ने इस मकान के पिछले मालिक को मकान वापस करने का कहा, लेकिन अब तक तो वो हमारे पैसे हड़प चुका था और इस सब को हमारा वहम करार दे रहा था। वो अब किसी भी सूरत इस घर को वापस लेने के लिए तैयार न था। लेकिन भला अब क्या हो सकता था। हम दोनों मियाँ बीवी परेशान रहने लगे। हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस घर पर लग गई थी, लेकिन फिर भी इस घर का सुख हमें मुयस्सर ना हुआ। हमने बड़े बड़े आमलों और पीरों से राब्ता किया, मगर बेसूद। इस सब के दौरान हमारी पठान फैमिली से अच्छे ताल्लुकात बन गए और एक दूसरे के घर आना जाना हो गया। उन्होंने हमें बताया कि ये सोसाइटी बनने से पहले यहाँ पर हिंदुओं के कदीम मकान थे, जिन्हें गिराकर दोबारा से नए घर तामीर किए गए। उनके मुताबिक उनके घर में भी एक जिन्नों का खानदान रहता है, जो उन्हें भी सुकून से रहने न देता था। मगर हमने एक मौलवी साहब से इन जिन्नों के खानदान को उस रूम में बंद करा दिया था, जिससे अक्सर पानी बहता रहता था। ये जिन्नात हमारे घर से बेघर होकर घर के दूसरे कमरे में मुकीद हो गए थे, क्योंकि मौलवी साहब ने उनके गिर्द सख्त किस्म का हिसार बांध दिया था। उनके मुताबिक अब वो लोग ये घर बहुत ही जल्द फरोख्त करने वाले थे, लेकिन जो भी यहाँ पर आता जिन्नात का सुनकर भाग जाता था। हम लोग तो अब तक अपना रोना रो रहे थे, लेकिन शायद वो पठान फैमिली हमसे भी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके 2 मासूम बच्चे घर में आग लगने की वजह से झुलस गए थे। मैं और दिलशाद एक बार उनके घर भी गए, लेकिन ये इतना खौफनाक घर था कि हमारे दरवाजे में कदम रखते ही हम पर बर्तनों की बरसात हो गई। कोई उनके किचन में से ही बर्तन उठा उठाकर हमारी तरफ फेंक रहा था। न जाने वो बेचारे लोग यहाँ पर कैसे गुजारा कर रहे थे। बस फिर क्या था, हम दोनों ही उनकी दहलीज से वापस अपने घर की तरफ भाग आए और अपने साथ उनके घर के कुछ जिन्नात भी ले आए। घर आते ही जो पहला वाकया मेरे साथ हुआ वो ये था कि किसी ने मेरे बच्चे को मेरी गोद से छीनकर ऊपर छत की तरफ उछाल दिया, लेकिन मेरे शौहर ने फौरन ही मौके की मुनासबत को समझा और अपने बेटे को दोबारा हवा में कैच कर लिया। ये मंजर देखकर हम दोनों के होश उड़ गए और हम अपने बच्चे को लेकर उस घर से जान बचाने के लिए भागे। वो दिन और आज का दिन, हमने आज तक उस घर में कदम नहीं रखा और वो सामान भी हमने उन्हीं जिनों को गिफ्ट कर दिया ताकि आराम से ठंडा पानी पिए और टीवी देखे, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दें। जल्द ही हम लोग एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए और मेरे अल्लाह ताला ने मेरे शौहर के कारोबार में इतनी बरकत दी कि चंद ही सालों में हमारे दिन फिर गए और हमने एक आलीशान कोठी खरीद ली। आज मेरी औलाद शादीशुदा है और मैं नानी दादी बन गई हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जिस घर में भी जिन्नात हों तो उनको निकालने की बजाय वहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करें, वो भी इस सूरत में कि अगर वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर आपके घर में कोई गैर मामूली वाकयात होते हैं तो मेरा मशवरा मानिए, उस घर को फौरन ही छोड़ दीजिए। अल्लाह आपको नया घर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।